अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एसके सर पर। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 6 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। दोस्तों पाठ नंबर 6 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा रासायनिक परिवर्तन के बारे में। दोस्तों चूंकि रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे उससे पहले हम पाठ की हेडिंग स्टार्टिंग में हमको कुछ टॉपिक दे रखा है। टॉपिक का नाम है परिवर्तन। क्या दोस्तों? परिवर्तन। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती है, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार से होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों परिवर्तन को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और दोस्तों एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों हम एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है दोस्तों? किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन? तो याद रखिएगा दोस्तों कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसके भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण तथा अवस्था, अवस्था में परिवर्तन हो जाना, अवस्था में परिवर्तन हो जाना उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन के अंदर जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, प्रारंभिक पदार्थ होता है, जैसे इस प्रारंभिक पदार्थ के अंदर परिवर्तन होकर के नए पदार्थ का निर्माण होता है तो नया पदार्थ अपने मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं होता, यानी वापस से हम इसकी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों हम लेते हैं जल, यानी जल का सूत्र होता है H2O। जल के अंदर जो पानी होता है प्रारंभिक अवस्था में जलीय यानी द्रव अवस्था में होता है। किसमें? द्रव अवस्था में होता है। दोस्तों जल को जैसे ही हम गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद दोस्तों पानी गर्म हो जाता है और ये उबलने लग जाता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वाष्प का अणुसूत्र भी H2O ही होता है, यानी इसे हम बोल देते हैं वाष्प या फिर गैसें। दोस्तों मैंने ये बताई परिभाषा कि पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। किस प्रकार से? दोस्तों द्रव अवस्था थी, यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में जल द्रव अवस्था में था और अंतिम अवस्था में जल वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों चूंकि H2O अणुसूत्र था H2O, यहाँ पर भी जल का अणुसूत्र है H2O, परंतु इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया है। भौतिक गुणों मतलब भौतिक गुणों का अर्थ यह है कि यहाँ पर इसकी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो गया है। दोस्तों अगर हम इस जल को वापस से ठंडा कर दिया जाए, जल को वापस से ठंडा कर दे तो दोस्तों ठंडा करने पर वाष्प अवस्था से जल किसमें आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या? यहाँ जल का अणुसूत्र H2O है, यहाँ पर भी जल का अणुसूत्र H2O है, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि भौतिक परिवर्तनों के अंदर पदार्थों के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं।
इसके अन्य उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे कि कागज का फटना, कागज का फटना। कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस प्रकार है, हमारे पास एक पेपर है, कागज का पेपर है, कागज, अगर मैं इसको बीच में से फाड़ देता हूं तो हमारे पास कागज के दो टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर कागज का क्षेत्रफल कितना बड़ा था, कागज कितना बड़ा था, हमने इसको फाड़ दिया तो कागज क्या हो गया है, टुकड़ों में बदल गया है। लेकिन कागज का कागज ही है यहाँ पर, यानी कागज को हमने दो टुकड़ों में बांटने के बावजूद भी कागज के भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, इस कागज के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एक क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब क्या होता है, अस्थायी का मतलब यह होता है कि इस पदार्थ को दूसरी अवस्था में बदलने पर प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। दोस्तों हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में मैंने पानी भर रखा है और मैं बाहर से इसके अंदर नमक को डाल देता हूँ। नमक के टुकड़े डाले मैंने, तो प्रारंभिक अवस्था में नमक ठोस अवस्था में था, लेकिन जैसे ही घुल जाएगा, नमक को पानी में डालने के कारण नमक पूरी तरह पानी में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, नमक को पानी में घुलने से नमक पानी में घुल गया, इससे हमको दूसरी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये अंतिम अवस्था है। यानी पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। भौतिक गुण कैसे कि पदार्थ ठोस अवस्था में था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, लेकिन जैसे ही हम पदार्थ को वापस से गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमको पुनः यहाँ से पानी बात बढ़ के उड़ जाएगा और नमक हमको नीचे मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था हमारे क्या, भौतिक परिवर्तन। तो सिंपल सी परिभाषा याद रखिएगा, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। दोस्तों जैसे कि और एग्जाम्पल देखिएगा, पेड़ का कटना, पेड़ का कटना। दोस्तों अगर हम पेड़ को काट देते हैं, हमारे पास ये क्या है, कोई पेड़ है, अभी इसमें इसका ग्रीन वाला पार्ट ऊपर है, और मैं इस पेड़ को काट देता हूं, हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पेड़ का तना प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बरसात होगी दोस्तों, वापस से यहाँ तक पत्तियां वापस से आ जाएगी। यानी पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया था, इसके रंग में परिवर्तन हो गया था। लेकिन पेड़ नीम का था, तो यहाँ पर भी किसका था, नीम का ही था। क्यों, क्योंकि इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अन्य एग्जाम्पल देखें तो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, नौसादर का या फिर कपूर का जलना, नौसादर का जलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। दोस्तों अब सेकंड परिवर्तन पढ़ लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का मीन्स क्या है, इसका अर्थ यह है कि पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन
पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाना। ऐसे परिवर्तन को क्या बोल देते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं। रासायनिक गुण मतलब पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों का रासायनिक अणुसूत्र, पदार्थों के अणुसूत्र में परिवर्तन हो जाना, उसे बोल देंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का अणुसूत्र होता है C यानी कार्बन। ये क्या है हमारे पास? कोयला। इस कोयले को हम वायु की उपस्थिति में जला देते हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है CO2। ये क्या है दोस्तों? वायु है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पार्ट 2 भी इसी चैनल पर आने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा देना, कि दोस्तों आपको समय समय पर वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोयले का दहन। कोयला C होता है, इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो शुरू में कोयले का प्रतीक चिन्ह C था, वायु ने जलाया CO2 प्राप्त हो गया, यानी यहाँ कार्बन से CO2 प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन का CO2 में परिवर्तन हो गया, यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। क्या है? स्थायी परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन कैसा था? अस्थायी था। कौन सा था? अस्थायी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती उसे कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों है लोहे पर जंग लगना? देखिए दोस्तों हमारे पास लोहा मतलब Fe। क्या है ये? लोहा। इसको मैं बाहर खुले में छोड़ देता हूँ, खुले में छोड़ेंगे तो यहाँ पर मतलब क्या लगेगा? ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, यानी वायु यानी खुले में इसको छोड़ दिया है। अब खुले में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर जलवाष्प की कुछ बूंदें आ जाएगी। जलवाष्प मतलब है H2O। और जैसे ही दोस्तों लोहा हवा के संपर्क में और जलवाष्प के संपर्क में आता है तो ये जंग का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों जंग का सूत्र होता है, याद रखिएगा, Fe2O3 NH2O। क्योंकि दोस्तों N क्यों लिखा है? N का मतलब है नंबर ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या। दोस्तों जल के अणु कितने भी हो सकते हैं? 1000, 2000, 5000। यानी यहाँ लोहा वायु के संपर्क में और जलवाष्प के संपर्क में आकर के जल का निर्माण कर लेता है। अब दोस्तों मेरे को बता दीजिए कि जल से दोबारा से लोहा प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जंग से वापस से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, यानी लोहा था अलग लोहा Fe प्रतीक चिन्ह था इसका, लेकिन जंग में Fe2O3 तो NH2 में परिवर्तित हो गया। यानी हम कह सकते हैं जंग से वापस से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, जैसे कि दूध का जमना, तो क्या बनता है? जमने पर दही बन जाता है। यानी दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्यों है? इसलिए है क्योंकि प्रारंभ में दूध
शुद्ध अलग पदार्थ था, लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ दही बन गया, केमिकल रिएक्शंस हुई, दही बन गया, तो वापस से हम दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूध से चाय बनना ये भी क्या तरीके से रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दोस्तों ये तो हमारे क्या थे? परिवर्तन के प्रकार। अब दोस्तों पाठ का नाम हमारा है रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। दोस्तों पाठ का स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको समय समय पर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। दोस्तों जो अभी तक हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, क्या पढ़ा था? रासायनिक परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन है वास्तव में वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको रासायनिक परिवर्तन क्या पढ़ाया था? पदार्थों के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होना। रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होकर के जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोल देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जैसे कि फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया तो CO2 गैस प्राप्त हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए दोस्तों KCl + O2 = KClO3। जब पोटेशियम क्लोराइड का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो पोटेशियम क्लोरेट एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिएगा मैग्नीशियम धातु को जब हमें वायु की उपस्थिति में जला देते हैं तो यहाँ से हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। दोस्तों ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर दो पदार्थ होते हैं, एक होता है अभिकारक। क्या? अभिकारक। इसे बोल देते हैं हम क्रियाकारक। क्या बोल देते हैं? क्रियाकारक। एक होता है दोस्तों उत्पाद, प्रोडक्ट, इसको बोल देते हैं हमें क्रियाफल। क्या बोलते हैं? क्रियाफल। और दोस्तों अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक चिन्ह होता है एरो का, यानी तीर का चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत तीर के चिन्ह से पहले या तीर के चिन्ह के बाईं ओर तो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और तीर के चिन्ह के दाईं ओर क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। आपसे पूछा जाए अभिकारक क्या होते हैं जनरली, आप बताओगे सामान्यतः अभिकारक वे पदार्थ होते हैं तो तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं, और उत्पाद वे होते हैं तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाते हैं। अभिकारक क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया। किसी भी अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ क्या होते हैं?
अभिकारक या क्रियाकारक। और एग्जाम्पल जैसे कि बात करें हम, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, हमारे पास है क्लोरीन गैस। जैसे ही हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करती है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने बताया तीर के चिन्ह से पहले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। तीर के चिन्ह के बाद क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। दोस्तों इस अभिकारक में क्या हो रहा है? H2 और Cl2 तो हमारे पास क्या परमाणु है? ये पदार्थ के परमाणु क्या कर रहे हैं? आपस में क्रिया कर रहे हैं। बीच किसका है? प्लस का है। आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? दूसरा पदार्थ बना रहे हैं। यानी क्रिया करने वाले पदार्थ तो क्या है? अभिकारक है। इसीलिए क्या बोल दिया हमने इसको? क्रियाकारक बोल दिया। उत्पादक क्या हो रहे हैं? इन क्रियाकारकों के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए बोल दिया इसको हमने क्रियाखंड। आपसे पूछे अभिकारकों की परिभाषा क्या है? आप बताओगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो कि तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। दोस्तों अभिकारकों और उत्पादों में अगर परमाणु की संख्या 1 से अधिक है तो उनके बीच के अंदर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। दोस्तों आज के बाद का अगला वीडियो कल पढ़ेंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 के नाम से आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 आज का वीडियो था, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।